हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेडी साइंस ट्यूटोरियल के एमसीक्यू सीरीज में। आज का आपका जो लेक्चर है 19 नंबर का लेक्चर है और इसमें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के टॉप एमसीक्यू को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर बात की जाए ये एमसीक्यू सीरीज किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी आपके लैब टेक्नीशियन की आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि एमपी ग्रुप 5, आरआरबी लैब टेक्नीशियन, झारखंड लैब टेक्नीशियन, या फिर बात की जाए केजीएमयू लैब टेक्नीशियन, इन सभी लैब टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में बच्चों, अगर आपको लगता है कि इन सभी क्लासेस के आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और जो एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके फ्री रूप से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्लासेस की नोटिफिकेशन के लिए, कोई भी नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ में आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के टॉप एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला एमसीक्यू आपको शो हो रहा होगा, ये कह रहा है कि which microorganism is called osmotrophs, यानी कि कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिसे हम ऑस्मोट्रॉप्स कहते हैं या फिर ऑस्मोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका दिया गया है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, या फिर बोथ ए एंड सी, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई दोनों ही ऑस्मोट्रॉप्स के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे ऑस्मोट्रॉप्स की, तो ऑस्मोट्रॉप्स वह ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर ऑस्मोट्रॉप्स वह जीव होते हैं जो कि अपना भोजन या फिर कहिए कि जो कि अपना फीडिंग किसकी तरीके से, अपना ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। किस प्रक्रिया के? अपना ये फीडिंग ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आएगी कि सर ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ऑस्मोसिस जो प्रक्रिया होती बच्चों, इसमें जो आपका सॉल्वेंट होता है, ठीक है, आप सभी को पता है कि अगर एक विलेन है तो विलेन के दो पार्ट होते हैं, एक आपका सल्यूट होता है, एक आपका सॉल्वेंट होता है। तो ऑस्मोसिस में जो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है, ये क्या करता है कि लोअर कंसंट्रेशन से, क्या, लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। कैसे? लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है और बीच में क्या होना चाहिए? बीच में आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। सेमी परमिएबल, ठीक है, मेम्ब्रेन यहाँ पे आपका होना चाहिए, यानी कि अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में अगर कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। और जितने भी आपके हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सभी क्या शो करते हैं? सभी वो ऑस्मोट्रॉप्स शो करते हैं, यानी कि ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी फीडिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करेंगे किसकी? हेटेरोट्रॉप्स की। किसकी? अगर हम बात करेंगे हेटेरो, ठीक है, ट्रॉप्स की, तो हेटेरोट्रॉप्स में कौन आते हैं? हेटेरोट्रॉप्स में आपके बैक्टीरिया भी आते हैं और आपके फंजाई भी आते हैं। बैक्टीरिया भी आता है और आपका फंगस भी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? हेटेरोट्रॉप्स आते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स आपके बैक्टीरिया भी हैं और आपके वायरसेस, सॉरी, बैक्टीरिया भी हैं और आपकी फंजाई भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बोथ ए एंड सी आपका क्या जाएगा? राइट यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि ऑस्मोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, और साथ में हेटेरोट्रॉप से रिलेशन कैसा हुआ, और राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यू है, ये कह रहा है कि रिबन लाइक हेलमेंथिस, ठीक है, या फिर हेलमेंथस पैरासाइट आर नोन एज, यानी कि जो रिबन लाइक हेलमेंथस होते हैं या फिर रिबन लाइक जो हेलमेंथस पैरासाइट हैं, उसे हम और किस नाम से जानते हैं? टेप वार्म, फ्लक्स, या फिर आपके राउंड वार्म्स, या फिर आपके अमीबा। तो बच्चों, अगर बात करेंगे किसकी? अगर बात करेंगे सबसे पहले हेलमेंथस की। ठीक है, अगर बात करें हेलमेंथस की, तो हेलमेंथस क्या होते हैं? हेलमेंथस आपके यूकैरियोट्स होते हैं, या फिर कहिए कि यूकैरियोटिक, ठीक है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, पैरासाइट होते हैं। यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर पैरासाइट होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, यानी कि इनके पास ट्रू सेल प्रेजेंट होगा, और पैरासाइट है यानी कि ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। बात आपको क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा सा क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि किस प्रकार से हेलमेंथस को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हेलमेंथस की बच्चों अगर बात करेंगे, जिनको मेनली हम पहले टू पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। पहला आपका हो जाता है प्लेटीहेल्मिन्थस और दूसरा आपका हो जाता है निमेटोड्स। पहला प्लेटीहेल्मिन्थस या फिर आपका निमेटोड्स। प्लेटीहेल्मिन्थस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैट वार्म के नाम से यहाँ पे हम लोग जानते हैं।
और इस फ्लैट वार्म या फिर प्लेटी हेलमिंथस को हम लोग दो भागों में फिर से सब डिवाइड कर देते हैं, जो कि आपका होता है सिस्टोड्स और दूसरा होता है आपका ट्रिमेटोड्स। सिस्टोड्स जो है हमारा टेप वार्म है, क्या है, सिस्टोड्स जो हमारे होते हैं टेप वार्म होते हैं, और जो हमारे ट्रिमेटोड्स होते हैं उसको हम फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो आपको राइट आंसर यहाँ पे मिल गया होगा कि जो हमारे सिस्टोड्स हैं वो हमारे क्या हैं, टेप वार्म है। तो टेप वार्म ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जो रिबन लाइक हेलमिंथस है या फिर हेलमिंथस पैरासाइट है वो क्या होते हैं, वो आपके टेप वार्म होते हैं, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके सिस्टोड्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। किसके अंतर्गत, ये आपके सिस्टोड्स के अंतर्गत यहाँ पे रखे जाएंगे। किसके अंदर, सिस्टोड्स के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे फ्लक्स की तो ये किसके अंतर्गत रखा जाएगा भाई साहब, देखिए ये आपके ट्रेमेटोड्स के अंतर्गत रखा जाएगा। किसके अंतर्गत, ये आपका ट्रेमेटोड्स के अंतर्गत यहाँ पे रखा जाएगा, ट्रेमेटोड्स के अंतर्गत ये आपका रखा जाएगा। ठीक है, और अगर बात करेंगे राउंड वार्म, तो राउंड वार्म किस में आता है, आपके निमेटोड्स क्या होते हैं, राउंड वार्म होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो राउंड वार्म है क्या हो जाएगा, आपका निमेटोड्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका निमेटोड्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो आपका अमीबा है किसके अंतर्गत आता है, ये अलग इनका कह सकते हो क्लास है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ फाइलम होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है, या फिर प्रोटोजोन्स भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो अमीबा अलग हो गया, और जो आपके ये हेलमिंथस है, हेलमिंथस में आपके टेप वार्म, फ्लक्स और आपके राउंड वार्म ये तीनों आते हैं, जिसको हम सिस्टोड, ट्रेमेटोड्स और निमेटोड्स के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया, क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो आपके सिस्टोड्स होते हैं वो आपके ज्यादातर इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे, जो आपके ट्रेमेटोड्स हैं आपके कहाँ पे, आपके लीवर में पाए जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे इंटेस्टाइन वाले यानी कि सिस्टोड्स की, तो एक और आप यहाँ पे नाम याद रखिएगा, टीनिया सेजिनेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, टीनिया सेजिनेटा। ठीक है, टीनिया सेजिनेटा, ये भी आपका एक प्रकार का इंटेस्टाइन वाला वार्म है, जो कि बीमारी को काज करता है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में अपना जो है ये बीमारी को क्या करता है, कॉज कर रहा होता है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पे बेस्ट नहीं होगी, क्योंकि कई दिनों बाद हम लोग क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। नेक्स्ट टाइम से हम लोग बढ़िया तरीके से राइटिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका थर्ड नंबर का एमसीक्यू आ गया बच्चों। ये कह रहा है कि इन 1980, ठीक है, इन 1980 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड वर्ल्ड वाइड इरेडिकेशन ऑफ, यानी कि 1980 में WHO ने, यानी कि आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया था क्या, वर्ल्ड वाइड इराडिकेशन ऑफ, यानी कि उन्मूलन। ठीक है, क्या, उन्मूलन, हिंदी में भी समझ के रखिएगा, इराडिकेशन का मतलब हो जाता है उन्मूलन, और उन्मूलन का मतलब क्या हो जाता है, किसी विपरीत परिस्थिति से छुटकारा पाना। ठीक है, उन्मूलन का मतलब क्या हो जाता है, किसी विपरीत परिस्थिति से छुटकारा पाना। जैसे कि मान लो कि कोई बहुत महामारी आई, कोई बीमारी आई, अगर उससे आप छुटकारा पा रहे हो तो भी आपका इरेडिकेशन के अंतर्गत आएगा, या कोई मान लीजिए और भी चीजें हैं, ठीक है, वहां से अगर छुटकारा पा रहे हो तो आपका वो भी इरेडिकेशन या फिर उन्मूलन के अंतर्गत रखा जाता है। तो पूछा गया कि 1980 में कौन सा ऐसा बीमारी है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या किया, समाप्त कर लिया था, और उसी समय WHO ने इसको क्या कर दिया, इरेडिकेशन यहाँ पे शो कर दिया वर्ल्ड वाइड में, यानी कि पूरे विश्व में, कि हाँ भाई ये अपना समाप्त हो चुका है, इसका हम लोग उन्मूलन कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है, स्मॉल पॉक्स है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर आपका पोलियोमाइलाइटिस है। ठीक है, अब देखिए अगर 1980 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स क्या हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स को 1980 में क्या कर दिया गया था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इराडिकेट कर दिया गया था, यानी कि उन्मूलित कर दिया गया था। ठीक है, बात आपको यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर बात करेंगे स्मॉल पॉक्स की, तो स्मॉल पॉक्स किसके अंतर्गत आता है भाई, ठीक है, स्मॉल पॉक्स की अगर बात करेंगे तो आपका ये है डीएनए वायरस। ठीक है, क्या है आपका, ये आपका डीएनए वायरस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपका जो स्मॉल पॉक्स है वो आपका क्या है, डीएनए वायरस होता है। ठीक है, वेरियोला एक वायरस होता है, कह सकते हो, यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, वेरियोला, ठीक है, वेरियोला वायरस, इसी वेरियोला वायरस के स्पीशीज के द्वारा ये बीमारी जो है फैलती है। कैसे इसको हम लोग फैला सकते हैं, यानी कि स्प्रेड कैसे कर सकते हैं, तो अगर स्प्रेड की बात करेंगे या फिर स्प्रेडिंग की बात करेंगे तो ये आपका इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन या फिर इनहेलिंग द ड्रॉपलेट, ठीक है, ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ड्रॉपलेट्स, ठीक है, यानी कि जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको इनहेल करके हम लोग इस बीमारी को स्प्रेड कर सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसको हम फैला सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स क्या है, एक प्रकार का डीएनए वायरस है, वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। स्प्रेड कैसे होगा, इनहेलिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स, यानी कि ड्रॉपलेट्स को इनहेल करके ये आपका फैल सकता है। ठीक है, बात आपको क्लियर है। एक चीज यहाँ पे और समझिएगा कि इन चारों ऑप्शन में
तीन तो ऐसे हैं जो कि वायरस के द्वारा होता है और एक ऐसा जो है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होगा, ये आपका वायरस के द्वारा होगा। इन्फेक्शियस, ठीक है, मोनोन्यूक्लियोसिस ये भी आपका वायरस के द्वारा होगा और आपका पोलियोमाइलिटिस जो कि पोलियो कॉज करता है ये भी आपका वायरस के द्वारा होगा। लेकिन जो आपका ट्यूबरकुलोसिस है ये आपका किसके द्वारा होता है, आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा आपका यहाँ पे होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है वो बैक्टीरिया के द्वारा होगा और जो आपके तीनों ऑप्शन दिए हैं ये सारे के सारे वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। अगर बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस का इराडिकेशन कब होगा, तो अगर मैं भारत की बात करूंगा, ठीक है, भारत सरकार की बात करूंगा, तो भारत सरकार ने 2025 तक, ठीक है, 2025 तक इस टीबी को समाप्त करने की घोषणा की है। तो हम लोग मान सकते हैं कि 2025 में हमारे भारत में ट्यूबरकुलोसिस का क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान सकते हैं अभी ऐसा नहीं घोषणा हुआ है कि यहाँ ट्यूबरकुलोसिस सब समाप्त हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2025 एक टारगेट लेकर रख लिए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बात कि ट्यूबरकुलोसिस का कब होगा। स्मॉल पॉक्स का 1980 में हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका पोलियोमाइलिटिस का कब किया गया था, ये भी आप बताइएगा, और भारत में कब किया गया था इसको भी आप लोग नोट करके रख सकते हो। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी दवा दी जाती है या फिर कौन सा प्रोग्राम, इसको खत्म करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है, तो आपका डॉट्स नाम का जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पे चलाया जाता है। ठीक है, बात आपको क्लियर है। चलो बच्चों आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट का जो आपका एमसीक्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इम्यूनोलॉजी में ये सारे एमसीक्यू बहुत ही बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि इन सभी ऑप्शन में कौन सा सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है या फिर लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी या फिर आपका आईजीएम। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों कि लार्जेस्ट और एबोडेंट दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए लार्जेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, बड़ा, ठीक है, या बड़ा कहिए या भारी कह लीजिए। ठीक है, और जो एबुडेंट होता है, ठीक है, एबू जो डेंट होता है, एबुडेंट का मतलब क्या हो जाता है, एबुडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, प्रचुर मात्रा में, मुझे लगता है कि इसका हिंदी यही होगा। ठीक है, प्रचुर मात्रा में। तो जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट का मतलब बड़ा होता है और एबुडेंट जो होता है उसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। यानी कि अगर हमारी बॉडी में बात की जाए कि सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, तो हम कहेंगे सबसे बड़ा या फिर भारी कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है। और अगर एबोडेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा आपका इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन की तो उसके हिसाब से आपका आईजीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, ये आपका आईजीएम है। और ये क्यों है, क्योंकि ये पेंटामर होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, ये तो आपका पेंटामर्स होते हैं, साथ में इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर जो वेट है इसका कितना होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है आपका, ठीक है, कितना होता है आपका 9 लाख डाल्टन होता है। ठीक है, आपका 9 लाख डाल्टन होता है, तो इसलिए इनका मॉलिक्यूलर जो वेट है, ठीक है, हाँ, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है कहीं ना कहीं ज्यादा होता है इन सभी से, इसीलिए ये आपका लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, क्लियर है बात, इसीलिए आपका क्या बनता है, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन बन जाता है। लेकिन अगर बात की जाती किसकी, अगर बात की जाती एबुडेंट की, ठीक है, कि प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है, एबुडेंट की। ठीक है, एबुडेंट की, तो एबुडेंट आपका क्या होता है, आईजीजी होता है। और अगर बात करते हैं सेकेंड एबुडेंट की, ठीक है, सेकेंड एबुडेंट की, तो आपका क्या हो जाता है, सेकेंड आपका आईजीए हो जाता है। क्लियर है ना, तो फर्स्ट में आपका क्या आ जाएगा, आईजीजी हो जाएगा, और सेकेंड मोस्ट एबोडेंट कौन हो जाएगा, आपका यहाँ पे आईजीए हो जाएगा। और अगर लार्जेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, किसकी, लार्जेस्ट की अगर बात की जाएगी तो आपका आईजीएम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एमसीक्यू में पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 5 नंबर का एमसीक्यू, ये कह रहा है कि आईजीए अकर इन हाउ मेनी फॉर्म, यानी कि आईजीए जो है अकर इन हाउ मेनी फॉर्म, आईजीए कितने प्रकार का हो सकता है या फिर आईजीए कितने भाग बनाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है, 1 2 3 4। तो देखिए अगर बात करेंगे आईजीए के सब टाइप की, तो आपका ये 2 प्रकार का हो जाएगा। कौन कितना हो जाएगा, 2 प्रकार से हो जाएगा। देखिए आईजीए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है आपका आईजीए1, ठीक है, और एक आपका हो जाता है आईजी, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ क्योंकि आपको ये पीडीएफ मिलेगा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने क्या लिख दिया है। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट होना चाहिए, आईजीए1 और एक आपका होता है आईजीए2। ठीक है, अगर बात करेंगे बच्चों आईजीए1 की, आईजीए1 की, तो ये आपका कॉमनली कहाँ फाउंड होता है, आपका ये सीरम में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, आपके सीरम में। और अगर बात करेंगे आईजीए2 की, तो आपके सरफेस पे,
ठीक है, सरफेस पे, या फिर कह सकते हो कि म्यूकोसल सरफेस पे, ठीक है, म्यूकोसल, ये आपका यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, तो म्यूकोसल सरफेस या फिर सरफेस, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि आपका टीयर हो गया, यानी कि आंसू में पाया जाएगा। साथ में आपका कहाँ पे, आपके सलाइवा में पाया जा सकता है, सलाइवा में, ठीक है, मदर मिल्क में पाया जाता है, मदर मिल्क में पाया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है IgA2, टीयर, सलाइवा, मदर मिल्क, यहाँ सब पे पाए जाएंगे। और जो आपका IgA1 होता है, ये मोस्टली कहाँ पे, ये आपके सीरम में पाया जाता है। बात आपको क्लियर है ना, कि IgA का दो भाग होगा, एक IgA1 और एक आपका IgA2, एक सीरम पे और एक आपका सरफेस या फिर म्यूकोसल पे। और इस तरह से हम लोग इसको दो भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लियर है ना बच्चों, 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी MCQ आज यहाँ पे लगे हुए हैं माइक्रोबायोलॉजी के, कहीं ना कहीं सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQ हैं। इनको बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़िएगा। PDF के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, फ्री रूप से आपको सारे PDF मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। और साथ में हो सकता है कि आपके जो MP ग्रुप 5 एग्जाम जल्दी होंगे, इसीलिए क्विज भी आपको देखने को मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, इसीलिए जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, 6 नंबर का MCQ क्या कह रहा है, मेच्योर सिस्ट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज, यानी कि अगर हम बात करेंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका की, तो इसका जो मैच्योर सिस्ट है वो किस प्रकार से होता है, एन्यूक्लिएटेड होता है, हेक्सा न्यूक्लिएट होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है, या फिर आपका क्वाड्री न्यूक्लिएट होता है। एन्यूक्लिएट का मतलब अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, अब्सेंस, ठीक है, अब्सेंस ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियस, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। हेक्सा का मतलब 6 न्यूक्लियस, बाई का मतलब 2 न्यूक्लियस, और क्वाड्री का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 न्यूक्लियस। ठीक है, अब आपको बताना है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो मैच्योर सिस्ट है उसके पास कितने न्यूक्लियस यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, या फिर कह सकते हो कि प्रोटोजोन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स होते हैं, जो कि कहाँ पे पाया जाएगा, जो कि रहेगा आपके, ठीक है, जिंदा रहेगा आपका लाइव इन इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन, लाइव इन इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन में जीवित रहेगा, प्रोटोजोन से। बात आपको क्लियर है सॉरी बच्चों। अब अगर बात करेंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका की मतलब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें 3 चीजें हो सकती है। एक आपका ट्रोफोजोइट स्टेज बनेगा, ठीक है, ट्रोफोजोइट स्टेज बनेगा, ट्रोफो, ठीक है, ट्रोफोजोइट स्टेज बनेगा बच्चों, ट्रोफोजोइट स्टेज बनेगा। एक आपका क्या होगा, एक आपका एंगर स्टेज होगा। ठीक है, एंगर सिस्ट कह सकते हो, एंगर सिस्ट हो सकता है। और दूसरा आपका क्या होता है, मैच्योर सिस्ट होता है, एंगर सिस्ट, और दूसरा आपका मैच्योर सिस्ट होता है। ठीक है, मैच्योर सिस्ट होता है। अब यहाँ पे समझना, क्या समझने वाली पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे जो आपको समझने वाली पॉइंट है कि जो ट्रोफोजोइट है इसमें आपको एक न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिलेगी, और जो एंगर सिस्ट होते हैं यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे आपको 2 न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना, 2 न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। और यहाँ कितना देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है 3 to 4 न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या, 3 to 4 न्यूक्लियाई। ठीक है, मैक्सिमम आप यहाँ पे 4 देखोगे, और यंगर में 2 to 3 देखोगे। ठीक है, और ट्रोफोजोइट में केवल आपको 1 न्यूक्लियस दिख जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अगर आज यहाँ पे मैच्योर सिस्ट पूछा गया है तब तो आप यहाँ पे 4 लगा दोगे। ठीक है, अगर यंगर वाले में पूछता कि एंगर या फिर मैच्योर सिस्ट जो है उसमें कितने न्यूक्लियाई पाए जाते, तो आप बता देते 2 न्यूक्लियाई पाए जाते। ट्रोफोजोइट वाले स्टेज में कितने न्यूक्लियाई पाए जाते, तो कह देते आप यहाँ पे 1 न्यूक्लियाई सर पाए जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस इमेज में आप लोग को थोड़ा सा दिख भी रहा होगा। ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको दिखने के लिए क्या करना है भाई, इसको मैं मिटा दिया, आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद में इसको देखिएगा। ठीक है, देखिए ये आपका ट्रोफोजोइट का स्टेज है, और दूसरा आपका ये सिस्ट वाला स्टेज है। ठीक है, जिसमें आपका ये मैच्योर सिस्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है भाई, मैच्योर सिस्ट है। तो ट्रोफोजोइट में आप देख पा रहे हो कि आपका एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये आपका क्या है, एक न्यूक्लियस है। जबकि अगर सिस्ट की बात करेंगे तो आपका क्या है, 1 2 3 और आपका 4, ये 4 न्यूक्लियस है, 1 2 3 4। तो 4 न्यूक्लियस आपके हो गए, तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे क्वाड्री न्यूक्लियर। ठीक है, यानी कि 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मैच्योर सिस्ट का जो न्यूक्लियस है वो किस प्रकार का होगा, क्वाड्री न्यूक्लिएट होगी, यानी कि 4 न्यूक्लियस यहाँ पे ये पाया जाएंगे। क्लियर ना, चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका 7 नंबर का MCQ, और 7 नंबर का MCQ है, ये कह रहा है कि फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ फंजाई बेट माउंटेन प्रिपरेशन बाय व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि अगर आप लोग फंगस का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हो तो बेट माउंटेन का जो प्रिपरेशन है
वो आप लोग इनमें से किस सोल्यूशन के द्वारा करोगे। एक आपका एल्कोहल, एक आपका यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, एक आपका इंडिया इंक, और दूसरा आपका जो चौथा दिया है आपका लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू। ठीक है, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर बात करेंगे वेट माउंटेन की, वहां पे जो स्टूल या फिर कहें कि जो हम फंगस के लिए वेट माउंटिंग करते हैं, उनमें से जो है अगर एक ऑप्शन और नहीं दिया है तो आपका लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि अगर हम लोग फंगस का डायरेक्ट एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन करते हैं बच्चों, तो इसमें से हम लोग ये 4 प्रकार से कर सकते हैं। एक आपका होता है वेट माउंटेन, ठीक है, वेट माउंटेन नहीं वेट माउंट, ठीक है, सॉरी, वेट माउंट। दूसरा आपका क्या हो जाता है, दूसरा आपका यहाँ पे हो जाता है लैक्टोफिनॉल, ठीक है, लैक्टोफिनॉल, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू। और उसके बाद में जो तीसरा हो जाता है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, कैल्को, ठीक है, कैल्कोफ्लोर, कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन, ठीक है, कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन यहाँ पे हो जाता है एक आपका कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन, और एक आपका हो जाता है निगेटिव स्टेन। क्या हो जाता है, एक आपका निगेटिव स्टेन हो जाता है बच्चों। अब समझिएगा, मैंने कहा कि अगर डायरेक्ट एग्जामिनेशन आप करना चाह रहे हो फंगस का, तो इसके लिए 4 प्रक्रिया यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक आपका वेट माउंट मेथड, एक आपका लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू, और एक आपका कैल्कोफ्लोर, ठीक है, कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन, और एक आपका होता है निगेटिव स्टेन। लेकिन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसमें अगर वेट माउंटेन की बात, सॉरी माउंटेन बार बार आ रहा है, वेट माउंट की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो हम यूज करते हैं बच्चों, ठीक है, इस वेट माउंट में जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं 20% KOH, ठीक है, 20% KOH, और 70% यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, इथेनॉल यूज कर लेते हैं। क्या, इथेनॉल यूज कर लेते हैं। तो अगर वेट माउंट की बात करते हैं तो इसमें KOH और आपका इथेनॉल दो यूज होता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो राइट आंसर है, अगर इसके हिसाब से बात करें तो लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन की बात कर रहा है और वेट माउंट इसी तरह से हो रहा है, तो आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको भी आप लोग थोड़ा सा अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपका जो है 8 नंबर का एमसीक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आईजीजी, यानी कि आईजीजी का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे क्या होता है, 1 लाख डाल्टन्स, 1,50,000 डाल्टन्स, या फिर आपका 2,50,000 डाल्टन्स, या फिर आपका 3,50,000 डाल्टन्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइए देख लीजिए सभी के जो मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा कि किसका कितना मॉलिक्यूलर वेट है। देखिए, अगर आईजीजी की बात करेंगे तो 1,50,000 डाल्टन्स है, और आईजीए की बात करेंगे तो 1,60,000 डाल्टन्स है। आईजीएम की अगर बात करेंगे तो 9 लाख है, और आईजीडी की बात करेंगे 1,80,000, या फिर यहाँ पे आईजी की बात करेंगे 1,90,000, ठीक है। बात आपको क्लियर है। तो ये जितने भी आपके यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दिए गए हैं इनको लर्न कर लीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में थोड़ा सा अप्रॉक्स इधर उधर पूछा जाए, लेकिन अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप गलत करके नहीं जाओगे, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट का भी दिया गया है कि कितने परसेंट में कार्बोहाइड्रेट इनमें पाए जाएंगे। तो जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज होता है वो आपका होता है आईजीडी में, ठीक है। और सीरम कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर डीएल में दिया गया है, यानी कि सीरम में कितना आपको ये इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलेगा, तो 800 से लेकर 1500 तक आपको जो है आईजीजी का देखने को मिलेगा, यानी कि ये क्या है, ये आपका मोस्ट एबुडेंट है, ठीक है। क्या है आपका, मोस्ट एबुडेंट है, ठीक है, मोस्ट एबुडेंट है। और अगर बात करेंगे आईजीए की, तो देखिए 150 से लेकर 400, यानी कि सेकंड मोस्ट आपका ये हो जाता है, हमने बता दिया ना, सेकंड मोस्ट एबुडेंट आपका हो जाता है, ठीक है, मोस्ट एबुडेंट आपका हो जाता है, कॉपी में नोट कर लेना। फिर आपका अगर आईजीएम की बात करेंगे तो 50 से लेकर 200, और आईजीडी की बात करेंगे तो 1 से लेकर 10, और आईजी की बात करेंगे तो ये आपका सबसे कम पाया जाएगा 0.02 से लेकर 0.05 आपका हो जाता है, ठीक है। और फंक्शन भी दिया गया है कि इनका मेजर फंक्शन क्या है। तो आईजीजी की बात करेंगे बच्चों तो मोस्टली रिस्पॉन्स फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईजीजी के पास होता है। आईजीए की बात करेंगे तो प्रोटेक्ट द बॉडी सरफेस, यानी कि बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, आईजीए करता है। आईजीएम की बात करेंगे तो आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी प्लस आपका सीवियर एज ए फर्स्ट लाइन डिफेंस, यानी कि जब भी फर्स्ट लाइन डिफेंस की बात होती है, यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया हमको मतलब कि हमको बीमार करने की कोशिश किया, हमारे अंदर गया, तो पहला जो अटैक होगा वो हमारे आईजीएम का होता है। तो फर्स्ट लाइन का जो डिफेंस है वो हमारा आईजीएम के पास होता है, ठीक है।
बी सेल रिसेप्टर का काम आपका आईजीडी का होता है और आईजी का काम है ह्यूमरल सेंसिटिविटी एंड हिस्टामाइन रिलीज। तो इतना जो फंक्शन है, पांचों के पांचों जो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन है उनका फंक्शन दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि आपका ये पीपीटी है, नोट कर लेना, बहुत ही काम आपके आएगा। इसमें से आपके जो एमसीक्यू हैं कई सारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1,50,000, ठीक है, डाल्टन्स। ठीक है, 1,50,000 डाल्टन्स आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग अगले एमसीक्यू को देख लेते हैं। अगला एमसीक्यू आपका 9 नंबर का है और ये कह रहा है कि व्हिच टेस्ट इज यूज फॉर लेप्रोसी पेशेंट, यानी कि लेप्रोसी पेशेंट को डिटेक्ट, मतलब कि लेप्रोसी पेशेंट का एग्जामिन करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, यानी कि कैसे पता चलेगा कि इसको लेप्रोसी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ऑप्शन दिया है आपका सिक टेस्ट, फ्राई टेस्ट, मॉन्टेक टेस्ट या फिर आपका लेप्रामाइन टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो लेप्रामाइन टेस्ट है वो आपका लेप्रोसी पेशेंट के लिए किया जाता है। सिक टेस्ट की अगर बात करेंगे तो सिक टेस्ट किसके लिए, आपके डिप्थेरिया के लिए, किसके लिए, डिप्थेरिया के लिए आपका किया जाता है। ठीक है, मॉन्टेक्स टेस्ट आपका ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। और ये आपका जो फ्रेज टेस्ट है ये किसके लिए किया जाएगा भाई, ये आपका किया जाएगा लिम्फोग्रेनुलोमा। ठीक है, लिम्फो, लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग देख लेना, ग्रेनुलोमा, लिम्फोग्रेनुलोमा, ठीक है, वेरिनस, वेरेनियम, ठीक है, वेरेनियम, ठीक है, लिम्फोग्रेनुलोमा वेरेनियम, ये आपका जो है इसको शॉर्ट में एलजीवी के नाम से जानते हैं। इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग फ्रेज टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो सिक टेस्ट के बारे में पता चल गया, डिप्थीरिया को डिटेक्ट करने के लिए फ्राइज टेस्ट का हो गया लिम्फोलोमा ग्रेनुलोमा वेरेनियम, और माउंटेक्स हो गया आपके ट्यूबरकुलोसिस के लिए, लेप्रामाइन जो हो गया ये आपका लेप्रामाइन हो गया आपके लेप्रोसी के लिए। किसके लिए हो गया आपका बच्चों, लेप्रोसी के लिए। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, चलो 10 पे आओ, 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक से एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट्स एक्सेप्ट, यानी कि एड्स जो है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, ये पूछा गया है कि इनमें से सभी रूट के द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है केवल एक को छोड़कर। एक आपका दिया है इन्फेक्टेड मदर टू बेबी, कंटामिनेटेड निडल, सेक्सुअल कांटेक्ट, और एक आपका है इंसेक्ट बाइट। तो देखिए अगर मैं बात करूंगा मदर टू बेबी में तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मदर टू बेबी में आपका जाता है वायरस, यानी कि एचआईवी का जो वायरस है वो मदर टू बेबी में ट्रांसमिट होता है, तो इसमें हो सकता है। ठीक है, देखिए इससे हो सकता है। कंटामिनेटेड निडल बिल्कुल हो सकता है, अगर एचआईवी पेशेंट का निडल है कंटामिनेटेड हो चुका है, दूसरे व्यक्ति को लगाओगे तो वहां से भी एचआईवी आ सकती है। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट से बिल्कुल हो सकता है, केवल इंसेक्ट बाइट से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि एड्स के ट्रांसमिट का इंसेक्ट बाइट का कोई मतलब नहीं है, यानी कि इंसेक्ट बाइट से एड्स ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, एचआईवी वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, क्योंकि बच्चों देखिए जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में टी सेल नहीं प्रेजेंट होता है। क्या, इंसेक्ट में टी सेल नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, नहीं प्रेजेंट होता है, और जो आपके एचआईवी वायरस है इसी टी सेल के द्वारा ही अपना कह सकते हो कि एक से दूसरा एचआईवी जो बनता है इसी टी सेल के द्वारा यहाँ पे बन पाता है। तो इंसेक्ट के पास टी सेल नहीं होता है, साथ में जब भी कोई इंसेक्ट बाइट करता है तो डायरेक्ट ब्लड को ना टच करके वो अपने सलाइवा को टच करता है। ठीक है, सलाइवा के द्वारा बाइट करता है, तो कई सारे रीजन हो सकते हैं कि बाइट जो है मतलब इंसेक्ट के द्वारा एचआईवी फैल नहीं सकता। ठीक है, इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है ये आपका है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी द राइट है। ओके, क्लियर है। तो बच्चों टोटल हमारे पास 10 एमसीक्यू थे और हमने इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर बच्चों आप लोग एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से थ्योरी के साथ में करना चाहते हो तो आप हमारे लक्ष्य बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। लक्ष्य बैच में थ्योरी क्लासेस आपको मिलेंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, और इसकी जो प्राइस है मात्र 1000 है। और अगर बात करेंगे कैसे ज्वाइन करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9532000032, इसको आप हमें मैसेज करके या कॉल करके क्लियर कर सकते हो कि हमारा जो एप्लीकेशन है कैसे डाउनलोड करना है और वहां से कैसे परचेज करना है। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से डायरेक्ट भी आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर कोई डाउट है सिलेबस वगैरह से संबंधित तो आप इसमें हमें मैसेज करके क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आपको सारे लेक्चर्स का जो मतलब एमसीक्यू लेक्चर हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। हमने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, साथ में इसको लाइक करिएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से इसको पूछ सकते हैं।
चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।